चलें जी, ये ऐसा ही है हमारे पास, आज इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, मेरे ख्याल कैसी हैं से आप? आपके पास मैं पहली दफा आई हूँ गालिब। हाँ, मैंने आपको हारिस के चैनल पे मेरे ख्याल सुना हुआ है, या गुलजार जी। भाई के पास सुना है। हाँ नहीं है हाँ वैसे आप। हाँ। अच्छा। मैं दो बातें करनी थी। पहली तो ये जो कॉलर अभी गए हैं इसके हवाले से मैंने कहना था कि डिफरेंस जो है, जो लोग साइंस में बिलीव करते हैं और जो इस्लाम या रिलीजन में बिलीव करते हैं, उनकी बड़ी डिफरेंस क्या है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल आप ले लें, फॉर एग्जांपल अगर कोई थ्योरी है इस बारे में कि एटोम कहते हैं इंग्लिश में, मुझे सॉरी मैं जर्मन हूँ, जो एटम्स होते हैं। एटम, हाँ एटम्स हाँ, कहते हैं एटम। जी। तो एटम जो है वो कैसे बने होते हैं। तो अगर एक साइंसदान है और उसे पता है कि अच्छा कोई कोई मतलब छोटे-छोटे हिस्से हो सकते हैं एक चीज़ जो मेरे हाथ में है, तो हम उसको एटम कह लेते हैं। अब अगर जो है वो साइंस आगे चली गई है और उनको वो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर फेंकते हैं और उन्हें पता चलता है कि सेंटर में जो है वो डिफरेंट उसका जवाब आ रहा है और साइड वाली आउटर पार्ट्स में और जवाब आ रहा है, तो फिर वो कहेंगे कि अच्छा नहीं हो सकता है कि ये सबसे छोटी चीज नहीं है जिससे सारी दुनिया बनी है, इसका भी कोई अंदर वाले पार्ट्स हैं। तो उन्होंने अंदर वाले को जो है वो प्लस कह दिया और बाहर को माइनस कह दिया। तो ऐसे करके जो है वो साइंस आगे से आगे छोटे छोटे स्टेप करके बढ़ती है। इन बातों से दो चीजें नजर आती हैं। पहले तो ये कि एविडेंस के बगैर हम कुछ नहीं मानते। और ये जो बात कर रहे थे अभी कि आखिरत में ये होगा या वो होगा तो उससे जवाब मिल जाएगा। तो हम साइंस में आखिरत के बाद क्या होगा या वहां क्या होगा जिसे हम नहीं जानते, ये इरेलेवेंट है। क्योंकि यहाँ पे एविडेंस आपको अभी चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं उसका एविडेंस यही हमें चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। या आप ये हाँ नहीं कह सकते कि हाँ ये हो सकता है हमें पता ही ना हो। अगर नहीं पता तो आपकी थ्योरी में वो अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता। अगर आपको नहीं पता कि एटम के अंदर भी कोई हिस्से होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, तो आप नहीं कह सकते कि वो हैं। इससे एक दूसरी बात ये भी इस एग्जाम्पल से पता चलती है कि अगर आपको पता चलता है कि मेरी थ्योरी में कुछ मतलब खोखली है, तो फिर आप अपनी गलती मान लेते हैं। ये लोग ये भी नहीं करते। तो ये दो चीजें हैं, एविडेंस के बगैर कुछ नहीं मानना, और अगर आपको एविडेंस मिला जो आपकी थ्योरी से नहीं जा रहा, तो आप अपनी गलती मान लें और उसको अडेप्ट करें। ये भी नहीं ये करते। तो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं जो मैं बताना चाहती थी सिर्फ। हाँ, मतलब अब बात देखें, बेशर्मी की इंतहा ये देखेंगे। आप मुल्हिद को आके वो सबूत दे रहे हैं जो आखिरत का सबूत है, जो आपकी आखिरत को मानता ही नहीं है। भाई, हमसे तो उस कॉमन ग्राउंड पे बात होगी जिसे तुम भी मानते हो, हम भी। और अबू लहब के हाथ दुनिया में नहीं टूटे, ये इस्लाम के झूठे होने की बहुत। और अल्लाह मियाँ किसी फफे कुटनी माई की तरह कि जा तेरे हाथ टूट जान, जा तेरे हाथ टूटे मर जाए तू है, वो उस तरह बददुआएं दे रहा है। मतलब इतना खुदा का आप लेवल देखें कि खुदा करने के बजाय बददुआएं दे रहा है। खुदा यानी ऐसा ही है कि खुदा गालिब को कहेगा गालिब जा तू मर जा, और गालिब या गालिब तेरे पे बिजली गिरे और गालिब कह रहा है गिराओ बिजली, और अल्लाह बैठा जो है ना उधर, अल्लाह की औकात ही नहीं है कि वो बिजली गिरा दे। तो यही बात है कि कुरान में अल्लाह मियाँ ने ये कहा कि अबू लहब के हाथ टूटे, और अबू लहब के हाथ अल्लाह तोड़ ही नहीं सका। अल्लाह की औकात देखें कि अबू लहब के हाथ वैसे ही बचे रहे, वो तोड़ ही नहीं पाया। अल्लाह अल्लाह उसके हाथ बिल्कुल ऐसे बुढ़ी माई की तरह जो बस बदुआएं दे सकती है, कर कुछ नहीं सकती। और बाद में जब मोहम्मद के हाथ पावर आई, तो मोहम्मद ने उन लोगों की के सिर्फ हाथ नहीं तोड़े, उनकी गर्दनें काट दी सबकी, जो जरा भी मोहम्मद के खिलाफ जाते थे किसी भी तरह से। कफारे मक्का में जब रसूल ने मक्का फतह किया तो 6 लोगों के कत्ल का ऑर्डर दे दिया, और उनमें से सिर्फ 2 बच पाए, एक इकरमा और दूसरा अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा। क्योंकि इकरमा तो भाग गया था, और दूसरा जो अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा है, वो उसे उस्मान ने बचा लिया था, बाकियों को रसूल ने कत्ल करा दिया। और अबू लहब को ही अल्लाह की उससे नहीं मरा था कि हलाक हो गया, कि तबई उसको तबई मौत मरता ना, कीड़े पड़ जाते तो हम मानते। जब बदर में वो जीत गए मुसलमान, तो ये 2 बंदे थे मुसलमान, मुझे याद नहीं है साहबियों का नाम, जो कि मक्के में ही रहते थे। अब वो दिलेर हो गए। तो अबू लहब आया तो उन्होंने उसे कहा कि भाई तेरी फौज की शिकस्त हो गई है। तो अबू लहब ने उन्हें आगे से कोई बात की तो उन्होंने उसको ऐसा मारा कि वो जख्मी हो गया। ठीक है, यानी मक्के में रसूल की दहशत इतनी फैल चुकी थी कि उन्होंने उसको मारा, वो जख्मी हो गया, और बाद में उस बेचारे का किसी ने बदला भी नहीं लिया, और उसके जख्म में कीड़े पड़ गए और वो मर गया।
इसके ऊपर मैंने अबू लहब के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, बेचारा अबू लहब के नाम से, ठीक है, वो जाके जरूर देखेंगे अबू लहब कैसे मरा, उसके साथ क्या हुआ, और अल्लाह मियां सिर्फ उसे बदवाएं दे रहा था, और बाद में मारा भी अल्लाह ने नहीं, उसे सहाबियों ने मारा, यानी मारा खुद और मथे लगा दिया अल्लाह के, और मारा भी उस तरह नहीं। उल्लू के पट्टों को अगर पता होता कि कुरान में ये आयत लिखी हुई है कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, तो कम से कम उसके तोड़ ही देते फिर, ताकि अल्लाह तो सच्चा साबित हो जाता ना प्रॉपर तरीके से। तो यानी अल्लाह इतना बड़ा फेलियर है कि जो प्रेडिक्शन उसने कुरान में कर ली वो भी पूरी नहीं कर पाया। इतना इतना जो है ना फेल है अल्लाह, अल्लाह के बस की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुरान के झूठा होने की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह ने खुद कुरान में कह दिया कि अबू लहब के हाथ टूटें, और ये मोमिन हमें आके चूना लगा रहे हैं कि ये हाथ क्यामत में टूटेंगे, आज नहीं टूटेंगे। तो भाई मुल्हिदों को आके तुम क्यामत बतौर दलील पेश कर रहे, तो क्यामत को मानता कौन है? क्यामत को तो हम मानते ही नहीं है। तो चलो फिर दफा हो जाओ, क्योंकि भाई ये तो आपकी दलील नो दलील है टोटली। आप मानते हो क्यामत को, हम नहीं मानते। क्यामत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये बातें हैं जो इनको समझ नहीं आती। और फिर एक्सेप्ट नहीं करते कि ये इनकॉन्सिस्टेंसी है, हमें दिख रही है, ये नहीं कहते। आखिर तक उन्होंने आर्गुमेंट करने हैं कि नहीं सही है, बस हमें पता नहीं है। ये क्या हुआ? जी, एक दूसरी बात मैंने आपसे करनी थी। जी जी। वो ये कि पर्सनल सवाल है कि आप जो है अपनी जिंदगी में जब इस्लाम आता है, मतलब डेली रूटीन में, फॉर एग्जांपल अब मैं अपने पेरेंट्स से मिलती हूँ तो हम अभी तक अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, क्योंकि हमें काइंड ऑफ एक इज्जत देने वाला टर्म है हमारे लिए ये। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें डेली रूटीन में आती हैं जिससे इस्लाम नज़र आता है, मगर हम उस मीनिंग में नहीं कह रहे होते। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि हाँ सही है, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि ये इस्लाम से आई है या नहीं आई है? या आप यही ले लें कि शुक्रिया कहना एक अरबी वर्ड है, तो अकेला अगर हम उर्दू बोले ही तो इस्लाम झलकता है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम है? या कितना आगे आप जाते हैं इस्लाम को अपनी ज़िंदगी से एक्सक्लूड करने में? मैं तो ईद भी मनाती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये टाइम होता है फैमिली से मिलने का। मुझे अगर कोई अस्सलाम वालेकुम आके कहता है तो मैं वालेकुम सलाम जवाब देता हूँ। कोई नमस्ते कहता है, मैं नमस्ते जवाब देता हूँ। कोई गुड इवनिंग कहेगा, मैं गुड इवनिंग जवाब दूंगा। सलाम का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से। देखें, ये कल्चरल बात है कि किसी को आप ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग का क्या फायदा होता है? आप एक्नॉलेज करते हैं कि आप उससे मिल ली हैं, आप उसे अच्छा फील कराना चाहते हैं कि उसे अच्छा फील हो आपसे मिलके, आप इसलिए सलाम करते हैं किसी को। शुक्रिया करना, शुक्रिया एक तो प्योरली आप ये नहीं कह सकते कि शुक्रिया जो है वो अरेबिक वर्ड है, वो इवन के हिब्रू में भी उसकी रूट मिलती है, फारसी में भी उसकी रूट मिलती है, ठीक है। और शुक्रिया का मतलब थैंक्स है, सिंपल सा। तो अगर इंग्लिश में आप शुक्रिया कहेंगे तो उर्दू में आप फिर आप क्या कहेंगे? इंग्लिश में आप थैंक्स कहेंगे तो उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में अब आपको क्या करेंगे और क्या वर्ड यूज करेंगे? तो आई थिंक कि किसी भी लैंग्वेज को किसी भी रिलीजन से रिलेट करना असल में एक गलत बात है। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता। अब कई बार इधर ऐसा होता है, अभी आज ही एक टुन्नी आके चैट में कह रहा था कि गालिब तो मुसलमानों का नाम है। भाई गालिब मुसलमानों का नाम नहीं है भाई, गालिब मोहम्मद के काफर फोर फादर का नाम था, बहुत पुराने, ठीक है। हर नाम ही किसी ना किसी मजहब से रिलेटेड हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि हम उस नाम को ठीक समझने लग जाएंगे। अब किसी का नाम अगर किसी ने मोहम्मद रख दिया तो अब वो अपना नाम बदल ले जब उसने इस्लाम छोड़ा। क्यों? हर कोई वसीम रिजवी जैसा जाहिल तो नहीं होता ना कि अब नाम कर दिया तो मुसलमान भी नाम चेंज कराने लगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। नाम एक इंसान की पहचान होता है, और नाम उस इंसान को डिनोट करता है, ना कि वो इंसान उस नाम को डिनोट करता है। ये स्टूपिड बात है। गालिब का मतलब क्या है? गालिब का एक मीनिंग है। गालिब का मतलब है जो दूसरे पे गलबा पाले, ठीक है। तो मैं तो मुस्लिम नहीं था, ठीक है, मैं तो क्रिश्चियन था। तो मैं कई बार एथियस्ट होते हुए भी कई बार चर्च गया हूं। अब किसी का जनाजा है तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मुझे बताएं। अब किसी का जनाजा है तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा, तो कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। किसी का निकाह है तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा। यहाँ हो मैं अब मैं एथियस्ट था जब जब उसका शहबाज भट्टी का जनाजा हुआ, ठीक है। तो मैं बड़े अरसे से चर्च नहीं गया था, मुझे याद नहीं है सही तरह, मगर उस दिन मैं चर्च गया था। उस दिन एफेड में फातिमा चर्च में गया हुआ था। शहबाज भट्टी का जनाजा जब हुआ था, मैंने शहबाज भट्टी का मुंह देखा उधर जाकर। मैं दुआ करने नहीं गया था, मैं बस उसकी शक्ल देखने गया था उधर। और यकीन करें मैं रो भी रहा था उस दिन। शहबाज भट्टी का जनाजा, बहुत लोग रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। मैं चर्च में सबसे आखिरी जो है ना बेंच पे खड़ा था और मैं रो रहा था उस दिन। तो क्या
क्या ऐसा नहीं हो सकता? जब किसी का निकाह होगा तो तब चर्च जाना पड़ेगा, जब किसी का जनाजा होगा तो जाना पड़ेगा, एथियस्ट को भी मस्जिद जाना पड़ेगा, फिर ठीक है, कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। अभी आप ये नहीं कर सकते कि आप ह्यूमन इनसेंसिटिविटीज की वजह से या ह्यूमन सेंसिटिविटीज की वजह से भी, आप ह्यूमन सेंसिटिविटी को देखते हुए भी मजहब को रास्ते की दीवार बना के अपनी इंसानियत भूल जाए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जब आपको कोई सलाम करता है आपको उसका जवाब देना है। क्यों? मैं जवाब उसके मजहब को नहीं दे रहा, मैं जवाब उसको दे रहा हूं। मैं चर्च जाके किसी का जनाजे में शरीक हो रहा हूं, मैं अपनी रिस्पेक्ट उसको पे करने गया हूं। मैं मस्जिद जाके किसी के जनाजे में शरीक हूं, मैं उसकी अपनी रिस्पेक्ट, मैं किसी का शमशान घाट में क्रियाक्रम के पास जाके खड़ा हूं तो मैं अपनी रिस्पेक्ट उसको दे रहा हूं, मैं उसके मजहब को नहीं दे रहा, उसके मजहब से मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक के एथियस्ट होना ही नहीं, सिर्फ सेकुलर होना ही ये बात डिमांड करता है कि आप किसी के सलाम का जवाब भी दें, जैसे वो पसंद करता है आप उसको उसके सलाम का जवाब दें। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको ये पता कि मैं एथियस्ट हूं तो वो मुझे एक सेकुलर सलाम करते हैं, मुझे मजहबी सलाम नहीं करते, अदाब कह देते हैं मुझे। बहुत से लोग मुझे तो बहुत से लोग अदाब कहते हैं, मुझे मैसेज करते हैं लोग अदाब करते हैं, अदाब इज अ सेकुलर थिंग। तो ये है, तो आई थिंक के अगर हम हर चीज में ये लोगों में उनका मजहब ही तलाश करने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑन अ पर्सनल लेवल जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको एज ए ह्यूमन उनको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। और आई होप कि फिर वो भी आगे से आपको एज ए ह्यूमन ही रिस्पेक्ट देंगे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी को सलाम का अस्सलाम वालेकुम का वालेकुम सलाम जवाब देने में मुझे तो कोई एतराज ही नहीं है। नमस्ते का नमस्कार की जवाब देना मुझे कोई एतराज नहीं। कि गुड इवनिंग को कहता है तो मुझे कोई, सलाम को कहता है मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। मैं आज भी सलाम करता हूँ। हम क्रिश्चियन है तो मैं क्रिश्चियन फैमिली से आता हूँ, तो हमें अस्सलाम वालेकुम कहने का नहीं है, हम सलाम करते हैं। तो सलाम में क्या बुराई है? मैं सलाम का जवाब सलाम से आज भी देता हूँ और आज भी सलाम करता हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है इसमें। आई थिंक कि ह्यूमन सेंसिटिविटीज को समझना चाहिए। ऑन अ पर्सनल लेवल आपको इंसानों को इज्जत देनी है और आपने इज्जत लेनी है। एज ए सेकुलर भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, ये भी मेरा ही टेक होगा, नथिंग टू ऐड। चलें, ठीक है, और कोई बात आप करेंगी? नहीं। आप आती रहा करें, मुझे लगता है कि आप अब आती नहीं है। आप हारिस के पास भी, मैंने आपको बड़े अरसे से नहीं देखा। हारिस की स्ट्रीम मैं सुन नहीं, ही लेता हूँ सारी। हाँ मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मगर हाँ, आज मेरे चलें पास ठीक टाइम है। था तो मैंने देखा, और फिर मैं ये सुन रही थी, पता नहीं शायद 1 घंटे से ज़्यादा फिर मैं चली गई थी। मगर 1 घंटे से ज़्यादा इस चीज़ पे बात हो रही थी कि इसने ये कहा, उसने वो कहा। कितनी खराब बात है कि एथियस्ट एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, ये क्यों है? इतना मुझे बुरा लगा देख के। नहीं, आप इसके बारे में ज़्यादा देखें, बात ना मैंने करें, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मुझे ये इंप्रेशन हाँ, लगा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ये तो बात कहीं और ही चली गई है, हम जिस बात के लिए यहाँ हैं उस पे बात करें। नहीं, कुछ लोग जो है हमारी कॉज को डैमेज कर रहे हैं, उनके बारे में बात करना जरूरी है। दूसरी बात है कि अब एक दूसरे को जो है ना वो ब्लास्फीमर या काओ मीट ईटर जो है ना डिक्लेयर इन्होंने करना शुरू कर दिया, तो वो भी फिर हमें बात तो करनी पड़ती है फिर। ओहो, सही है, ओके। हाँ, जी वो तो फिर करनी डॉक्टर पड़ेगी, साहबा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ हुँ। हाँ गालिब भाई, डॉक्टर साहबा बड़े दिनों बाद हमारे यानी आई हैं भाई एक्सेस हाँ। में। डॉक्टर साहबा, 2 छोटे-छोटे सवाल आपसे जाने से पहले। पहला तो ये कि आपकी क्या राय है, आप तो प्रॉपर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, कि जो पब्लिक में लोग आके बोलते हैं मैं डॉक्टर हूँ, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती और वो एवोल्यूशन का भी इनकार करते हैं, और फिर लोग उन पे यकीन भी कर लेते हैं, स्पेशली टुन्नी गैंग, कि भाई ये डॉक्टर है क्योंकि वो मुसलमानों के हेट। तो आपको लगता है कि डॉक्टर जब आए अपने आप को डॉक्टर बोले तो उसको हम कैसे यकीन करें? क्या इसका क्राइटेरिया होना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा, कोविड करंट सिचुएशन कैसी आप देख रही हैं? 2 सवाल हैं आपसे प्लीज। अम, क्या मैं अब इसका जवाब दूँ? ये हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई मुझसे भी कहे कि वो लॉयर है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो है? तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी से अब सवाल पूछ रहे हैं और उस पे रिलाई कर रहे हैं या नहीं। ये ज़ाहिर है, पाकिस्तान में या और भी कंट्रीज़ हैं उसमें ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अकेला अगर आप कोई स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट्स पढ़ें तो आप एज़ सच ही डॉक्टर बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेडिसिन पढ़ें तो आप डॉक्टर कहलाते हैं। जर्मनी में ऐसे नहीं है। डॉक्टर मेट अब तब बनते हैं जब आप एक पीएचडी रिसर्च करें उसी सब्जेक्ट में। तो एक अगर मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है तो इसलिए क्योंकि मैंने पीएचडी की है। तो यहाँ पे अगर मैंने मेडिसिन पढ़ी भी है तो मेरे नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगेगा जब तक मैंने रिसर्च नहीं की हुई। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि फिर आपको साइंस के अंदर डीप
डाइविंग करनी पड़ती है डॉक्टर कहलाने के लिए। मगर फिर भी मैं इसके पास एक दफ़ा मैंने ये बात की थी कि मैंने यहाँ पीएचडी जब मैं लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया से कुछ काफ़ी मुझे तो पता भी नहीं था कि इतने लोग यहाँ आते हैं सिर्फ ये करने। तो वो जो है वो मेरे साथ उन्होंने इतनी दफ़ा बातें शुरू की हैं इस्लाम के बारे में, और हाँ तुम्हें क्या लगता है और तुम एवोल्यूशन मानती हो, और उस पे फिर मैंने कहा ज़ाहिर है कि ये जो एडम और ईव और पता नहीं क्या इनकी कहानियाँ होती हैं, मैं इन पे ज़ाहिर है नहीं बिलीव करती। तो उसने मुझसे बोलना छोड़ दिया था। तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि पढ़ाई अकेला किसी चीज़ के लिए गारंटी नहीं है। कुछ लोग हैं वो स्पेशली मेडिसिन में, ये जो है ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ये दिमागी लोगों का प्रोफेशन नहीं है, ये डिसिप्लिन का प्रोफेशन है। तो जो आदमी पढ़ने में और रट्टा लगाने में और चीज़ें जो लॉजिक चीज़ें समझने में अच्छा है, वो ये पढ़ सकता है, ये कोई कमाल की बात नहीं है। मगर जो है आपको इसके लिए अपनी कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट तक चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे जो है हो सकता है कि कुछ लोग हैं वो 6 साल 7 साल की पढ़ाई करने के बाद भी उनके ओल्ड फैशन जो दिमाग में अपनी ओपिनियंस हैं वो चेंज हो ही ना, हो सकता है। हाँ, तो मैं गुलजार भाई, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, पाकिस्तान में मैंने बहुत डॉक्टर देखे हैं और मैंने बड़े डॉक्टरों से एज ए टेस्ट ये बातें पूछता रहा हूँ कि वो एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं कि नहीं, और सिर्फ एक डॉक्टर आज तक मुझे ऐसा मिला था जो कि एवोल्यूशन में बिलीव करता था, बस इसके अलावा कोई भी नहीं मिला। तो ये आप कह सकते हैं कि डॉक्टर कोई हो भी सकता है, मगर वो डॉक्टर फिर कैसा है हमें पता है कि वो डॉक्टर जाहिल है फिर, ठीक है। कम डॉक्टर, मुझे एथियस्ट डॉक्टर मैं जानता हूं जो कि एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, मगर मुस्लिम डॉक्टर्स मोस्टली एवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते, और कुछ जो है वो अपने आप को कहते हैं हम गॉड को छोड़ गए हैं, और फिर भी वो उधर ही फंसे होते हैं। तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि एक बंदे ने एवोल्यूशन के खिलाफ स्ट्रीम कर दी तो वो जाहिल है, तो फिर एवोल्यूशन के खिलाफ स्ट्रीम करेगा, इसमें क्या है। पाकिस्तान में जारी बात है जैसा सिस्टम है जहालती को अप्रिशिएट किया जाता है। दूसरी बात है कि ओमिक्रॉन को आप कैसे देख रही हैं? किस चीज को? ओमिक्रॉन वेरिएंट को। अच्छा, दूसरा सवाल नहीं, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती अभी। सही तरह पता भी नहीं है कि ये ज्यादा हार्मफुल है या सिर्फ ज्यादा फैलता है, ये भी सही तरह या इन्फेक्शस ज्यादा है, मगर ज्यादा सीवियर। बूस्टर भी लगवा के आ गया हूँ, मैं तो आज बूस्टर लगवा के आया हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल मैं सही ठीक ठाक हूँ, ठीक है। मैंने पहले भी दोनों डोज लगवाए थे और आज मुझे कोई दूसरा डोज लगने के 4 माह बाद आज मुझे बूस्टर भी लग गया। अच्छा, 4 महीने बाद ही बूस्टर लगा दिया आपने? हाँ, नहीं हमें तो यहाँ पे ये मेरी एडवांटेज था कि हमारी यूनिवर्सिटी क्लिनिक्स में यहाँ उनको प्रायोरिटी दी गई है जो इम्यून सप्रेसिव पेशेंट्स के साथ काम करते हैं ना। तो ऑन्कोलॉजी में मतलब कैंसर ट्रीटमेंट में तो आपके सारे पेशेंट्स को कीमो और ऐसी चीज़ें लगती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें किसी भी वायरस से ना करें। तो मेरा तो ये हमारा तो ये जो अब आपको पेंडेमिक्स के थ्रू नज़र आया है मास्क पहनना और ऐसी चीज़ें, ये तो हमारा पुराना काम है। मैं 2018 में एक दफ़ा मुझे इतना मतलब ज़्यादा ज़ुकाम था, मगर हमारी कोलीग्स इतनी कम थी कि मुझे फिर भी क्लिनिक जाना पड़ा। तो जब भी हम बीमार होते हैं हम मास्क पहन के जाते हैं, हालांकि लोग फिर पेशेंट्स देख रहे होते हैं क्यों मास्क पहन के घूम रही है, से क्या हो गया, मगर क्योंकि उन्हें नज़ला भी नहीं हमसे लगना चाहिए, तो ये काम हम तो पुराने से कर रहे हैं। पर मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे ये एडवांटेज था कि ऑन्कोलॉजिस्ट होने के की वजह से हमें बूस्टर तो कब का लग गया, और पहली वैक्सीनेशन जनवरी में लगी थी, तो दूसरी मार्च में, और फिर हम तो समर से बूस्ट लगा के घूम रहे हैं। समर तो नहीं, शायद सितंबर या नहीं, मगर कोविड के बारे में मैं नहीं कहना कुछ चाहूंगी। आप सिर्फ वैक्सीन करा लें प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि बहुत कम है हमारे पास वेपन्स और उसमें से ये एक है और आपको मुफ्त में मिल रहा है, तो क्यों नहीं, बस इतना कहूंगी। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, ठीक है आती रहिए आप। आई नो कि आपके पास टाइम इतना नहीं है, बट आई होप कि हम आपसे बात करते रहें, ठीक है। जरूर, बहुत शुक्रिया, बाय। अच्छा, यही चीज तो अच्छी लगती है डॉक्टर साहबा की, जो असली डॉक्टर होगा ना वो बात करेगा जो उसको उसकी फील्ड होगी, वरना जाली डॉक्टर या झूठे डॉक्टर या वो सब फील्ड पे बात कर सकते हैं। यही अच्छी बात है डॉक्टरों की। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।